हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, सह आचार्य राजनीति शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है बीए पार्ट प्रथम के लिए पहले पेपर के लिए राजनीति विज्ञान में समसामयिक या आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान में समसामयिक या आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मान सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन आया। उसका प्रमुख कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ और उसमें इतनी जन और धन की हानि हुई, तो राजनीति विज्ञान जो अपने आप को ये कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, राज्य का सरकारों का अध्ययन करता है, वो शासन को और राज्यों को ये सलाह नहीं दे पाया कि ये बता नहीं पाया कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी एक बड़ी घटना विश्व में होने वाली है। तो अमेरिका में इस बात पे प्रश्न उठने लगे कि राजनीति विज्ञान जो है वो किसी तरह की समाज में मदद नहीं कर सकता है, इसलिए उसको अनुदान देना तक बंद कर देना चाहिए, यह बात तक उठने लगी। तो विशेष रूप से फिर अमेरिका में ही शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया, राजनीति विज्ञान में एक नई जान फूंकने का प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान को के अध्ययन में अवश्य कुछ न कुछ कमजोरियां हैं, कुछ न कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और उनमें नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि हम समाज में, राज्य में, सरकारों में, सभी व्यवस्थाओं में अपने आप को साबित कर सकें और उन लोगों को जो भी राजनीति विज्ञान से सलाह मांगना चाहते हैं उनको वो सलाह दे सकें तथ्यों के आधार पे, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे। तो राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही नए विचारों का आगमन शुरू हो गया और इस तरह से राजनीति विज्ञान को एक आधुनिक दृष्टिकोण मिला। आधुनिक दृष्टिकोण के इस प्रकार उदय के जो प्रमुख कारण थे उसमें से पहला महत्वपूर्ण कारण तो ये हो गया कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति स्वयं राजनीति शास्त्रियों में असंतोष उत्पन्न हो गया। जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थी उसमें वो आदर्शवादी पद्धतियां थी, विवरणात्मक पद्धतियां थी, ऐतिहासिक पद्धतियां थी। उसमें आदर्शवादी सिद्धांतों पर ज़्यादा जोर दिया जाता था और क्या है इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। और यही वजह थी कि लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी नौबत आ गई कि राजनीति विज्ञान को अप्रासंगिक माना जाने लगा। तो इस परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष ने आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को ढूंढने को, अपनाने के ऊपर बल दिया और इन नई पद्धतियों की शुरुआत हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अन्य समाज से संबंधित विज्ञान थे, मनुष्य से संबंधित विज्ञान थे, उनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन विज्ञानों की तरफ देखने पर राजनीति शास्त्रियों को ऐसा लगा कि हमें भी इनका प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से ये जो परिवर्तन आए, ये जो चेंज आए, ये मनोविज्ञान में आए। मनोविज्ञान में इस बात पे जोर दिया जा रहा था कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने से हम मनुष्य के मन को पहचान सकते हैं और इस बात में उनको बहुत सफलता भी मिली थी। तो राजनीति विज्ञान में भी इस बात पे जोर दिया जाने लगा कि अगर हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम मनुष्य की राजनीतिक नीतियों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन चाहे हम मनुष्य का करें, यानी हम नेतृत्व का करें, या हम सरकारों का करें, या राजनीतिक संस्थाओं का करें, राजनीतिक दलों का करें, किसी का भी करें, अगर हम उनके राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तो हम उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तथ्यों के साथ में हम समझ सकते हैं कि किस कारण से ये परिणाम सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अन्य सामाजिक विज्ञानों में जो परिवर्तन आए, उनके कारण राजनीति विज्ञान में आधुनिकता का समावेश हुआ। राजनीति विज्ञान में इसी कारण से तार्किक अनुभववाद आया,
तथ्यात्मकता आई और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति आई और समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का स्रोत इस तरह से मनोविज्ञान बना। प्रोफेसर रेंसिस, कुर्ट लेविन, प्रोफेसर लजार्सफेल्ड के प्रयासों से मनोविज्ञान में जो शोध तकनीकों का प्रयोग हुआ, उन तकनीकों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में भी किया गया। जो नवीन परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के दी गई, उस संदर्भ में राजनीति शास्त्र में अब जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाने लगा, मैं अब आपको उन तथ्यों के बारे में बताती हूँ। राजनीति विज्ञान में सबसे पहले मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इस बात को माना गया। व्यवहारवाद के प्रयोग से और मनोविज्ञान में जो प्रयोग किए जा रहे थे उनसे प्रेरणा ली और ये माना जाने लगा कि मनुष्य के मन के अध्ययन से, व्यवहार के अध्ययन से हम जिस तरह से सच्चाई को जान सकते हैं, उसी तरह से हम राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक जीवन की सच्चाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये माना गया कि मानव विज्ञानों के अध्ययन की इकाई मनुष्य है, तो राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हम करें तो हम जो राजनीति विज्ञान में मनुष्य के व्यवहार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बात ये स्वीकार की गई कि जो पूरा पर्यावरण है, राजनीतिक पर्यावरण है, वो एक बड़े पर्यावरण से घिरा हुआ होता है, जिसमें सामाजिक पर्यावरण, धार्मिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण भी सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक पर्यावरण इन सभी पर्यावरणों के समूह का ही एक हिस्सा होता है, इसलिए राजनीतिक पर्यावरण इन पर्यावरणों से प्रभावित भी होता है और ये इन पर्यावरणों को प्रभावित भी करता है। इसलिए हमें इस पर्यावरण में जो कुछ भी चल रहा है, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, उस पर्यावरण के उस जो घटनाएं हैं उनको भी हमको समझना चाहिए, तब हम राजनीतिक जीवन की घटनाओं को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह से एक तरह से पर्यावरण को समझने के संबंधी जो चीजें थी उनके लिए हमने राजनीति विज्ञान में उनको स्थान देना शुरू किया। मानव क्रियाओं के अध्ययन के रूप में जूनविले, अलेक्जेंडर हर्ड, सैमुअल हंटिंगटन सभी ने माना कि राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य जो आधुनिक राजनीतिक अध्ययन में आया वो ये है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। लॉसवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मार्गेंतो, गिल्डेन पामर सभी ने यह माना कि शक्ति का जो तत्व है उसके अध्ययन से हम राजनीति विज्ञान में राजनीतिक तथ्यों को हम अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शक्ति एक ऐसा अमूर्त तथ्य है जो हर मनुष्य के अंदर पाया जाता है। जब भी दो या दो से अधिक मनुष्य इकट्ठे होते हैं तो शक्ति का तत्व वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामने आता है। ये शक्ति का तत्व हर राजनीतिक संस्था को, राष्ट्र को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य को, सभी को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए जब भी मनुष्य कोई गतिविधि करता है तो वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही करता है। तो शक्ति का तत्व ऐसा अमूर्त और महत्वपूर्ण तत्व है कि जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम राजनीतिक विज्ञान में तथ्यों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसलिए राजनीति शास्त्र में अगर शक्ति का अध्ययन किया जाए तो हम तथ्यों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति के तत्व को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया और इससे संबंधित कई सिद्धांतों का निर्माण भी किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन।
पूर्व में हम राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें कि राजनीतिक इकाई, राजनीतिक क्षेत्र में की सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक व्यवस्था में जितनी भी गतिविधियां होती है, नियम निर्माण की, नियम को लागू करने की, क्रियान्वयन की और न्याय की, या जो भी सारी गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों को बड़े विस्तृत रूप से समझा जाता है कि ये नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन, न्याय की व्यवस्था, ये सब इन व्यवस्थाओं में कहाँ से जो चीजें आती हैं, किस तरह से आती हैं, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, किस तरह से अपना काम करती हैं, वो एक राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन से समझा जाता है। तो एक राज्य को के जो शब्द था उसके स्थान पर हम एक बड़ा विस्तृत शब्द लेकर आए और वो है राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित, जिसने राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने का काम किया। और चौथा और महत्वपूर्ण है कि राजनीति शास्त्र में निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन से हम और ज्यादा अधिक तथ्यों को याद कर सकते हैं। निर्णय निर्माण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम ये मानते हैं कि मनुष्य हर पल निर्णय लेता है, जो कुछ भी कार्य करता है उसके लिए वो निर्णय लेता है। उसी तरह से राजनीतिक संस्थाएं, राज्य, राजनीतिक मनुष्य सभी निर्णय लेने का काम करते हैं। और जब हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसके तथ्यों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो इस निर्णय प्रक्रिया को समझकर हम उस संस्था के, उस व्यक्ति के या जो भी हम जो हमारी इकाई है उसके हम राजनीतिक व्यवहार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सही और सटीक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार आधुनिक विज्ञान जो राजनीति विज्ञान है उसको आधुनिक बनाने में ये जो 4 तत्व मैंने आपको बताए हैं, इन चारों तत्वों के अध्ययन से हमने राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने का प्रयास किया और इस बात की कोशिश की कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के तथ्यों को तो हम ले ही सही, परंपरागत राजनीति विज्ञान की जिन चीजों के साथ में हम काम कर रहे थे उसके साथ में हमने इन नए तथ्यों को जोड़कर हमने राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इन जो भी मैंने आपको अभी 4 जो पॉइंट्स बताए हैं, इनके आधार पर राजनीति शास्त्रियों ने अध्ययन किए, शक्ति को आधार बना के अध्ययन किए, निर्णय प्रक्रिया को आधार बना के अध्ययन किए, मानवीय क्रियाओं को आधार बना के अध्ययन किए, शक्ति के अध्ययन किए। तो ये जो नए तथ्य लेकर आए उससे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत विकसित हुआ और जो पूरा विश्व है लगभग उसके सारे जो भी क्षेत्र थे वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र बिंदु बन गए और हमें बहुत सारी नई चीजों को राजनीति विज्ञान में समावेशित करने का अवसर मिला। तो राजनीति विज्ञान जो है उसमें उसको आधुनिक बनाने में इन तथ्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप बच्चों इस पर और अध्ययन करिएगा, पुस्तक में जो पढ़िएगा और जो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं इनमें भी आप और ज़्यादा अध्ययन करिएगा ताकि आपका जो विचार है वो इस संबंध में और भी अधिक स्पष्ट हो सके। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके स्नातक स्तर में इस पर प्रश्न आते हैं, न सिर्फ बल्कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसमें अध्ययन करिएगा। ओके, थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।